दोस्तों अब तक स्पेस से भारत की तरफ देखने पर सिर्फ दो ही चीजें दिखाई देती थी, एक द ग्रेट हिमालयाज और दूसरा रिवर गंगा का डेल्टा। लेकिन अगले कुछ सालों में ये नंबर 2 से 3 होने वाला है, क्योंकि भारत में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क, जो इतना बड़ा है कि वो स्पेस से भी साफ नजर आएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप के सोलर पावर प्लांट की, जो कि 726 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये पावर प्लांट इतना बड़ा है कि इसमें पेरिस जितने 5 शहर बसाए जा सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये प्लांट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो ये 30 गीगावाट की एनर्जी जनरेट करेगा। साथ ही में ये अडानी ग्रीन्स, जो तेजी से इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने में लगा हुआ है, उसके लिए भी एक बड़ी अचीवमेंट की बात होगी। अडानी ग्रुप के इस प्रोजेक्ट को इंडिया की ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन का एक मेगा अचीवमेंट भी माना जा रहा है, क्योंकि ये पिछले एक दशक से तेजी से कार्बन एमिशन को कम करने के लिए हर वो पॉसिबल काम कर रहा है जिससे देश में रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन और कंजम्पशन बढ़े। यही कारण है कि बीते 10 सालों में इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में सब्सटैंशियल ग्रोथ हासिल की है। चाहे वो सोलर हो, विंड हो या ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो, इंडिया हर ग्रीन एनर्जी सोर्स से पावर जनरेट करने में लगा हुआ है। इसी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में इंडिया डेवलप्ड देश की कैटेगरी में खड़ा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा देश आज दुनिया का 4th लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है। वहीं सोलर एनर्जी में ये जापान को पीछे छोड़ते हुए 3rd लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बन चुका है। इसके साथ ही विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन में भी इंडिया सबसे तेजी से उभरता हुआ देश है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इंडिया की इसी अचीवमेंट को थोड़ा डिटेल में समझेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी क्या है, कैसे इंडिया सोलर, विंड और न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए खुद को ग्रीन एनर्जी के मामले में ग्लोबल लीडर बनाने में काम कर रहा है। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन कैसे इंडिया के लिए एक फ्यूचर फ्यूल बनकर सामने आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स, ग्रोथ ऑफ इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत होती है 1990s से, क्योंकि 1990s के बाद देश की इकोनॉमी ओपन हो चुकी थी, नए बिजनेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट शुरू हो चुका था, जिस वजह से इंडिया में पावर प्रोडक्शन पर भी अलग से ध्यान देना शुरू किया गया। और यही वजह है कि देश में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को एस्टैब्लिश किया गया। और यही मिनिस्ट्री आज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रही है। इसके बाद साल 2003 में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी पॉलिसीज का फ्रेमवर्क भी सामने आया, लेकिन इसके बावजूद भी रिन्यूएबल एनर्जी को सिर्फ एक नई साइंटिफिक टर्म की तरह देखा जा रहा था, जिसके ऊपर किसी को भरोसा नहीं था कि ये आगे चलकर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन बनेगा। लेकिन 2014 के बाद आई नई सरकार ने इस सेक्टर को इंडिया के एनर्जी सेक्टर का न्यू नॉर्मल बनाने पर बहुत काम किया। और यही वजह है कि पिछले 9 सालों में इंडिया की नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी 396% तक इंक्रीज हो गई है। 2014 में सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी से 2022 तक 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का टारगेट रखा और इंडिया ने बहुत आसानी से टारगेट हासिल कर लिया। लेकिन 2019 में ही गवर्नमेंट ने टारगेट को रिवाइज कर दिया और अब ये टारगेट है कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से प्रोड्यूस करेगा, जो शायद इंडिया के लिए बहुत आसान टारगेट है, क्योंकि अगर आज की रियलिटी की बात करें तो आज ही इंडिया अपनी टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में 45 से ज़्यादा % रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट करता है। यानी देखा जाए तो एक तरह से इंडिया कोल और फॉसिल फ्यूल से एनर्जी प्रोडक्शन को लगातार कम करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से अप्रैल 2024 तक इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करीब 192 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। और जिस तरह से नए प्राइवेट और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उससे 2030 तक 500 गीगावाट का टारगेट पूरा करने में कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया के इस टारगेट को अचीव करने में सोलर, विंड, ग्रीन, हाइड्रोजन और न्यूक्लियर बेस्ड एनर्जी सोर्सेज सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और आइए अब इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इंडिया सोलर प्रोग्राम। दोस्तों इंडिया एक ऐसा देश है जिसके पास अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से सोलर एनर्जी जनरेट करने का बहुत पोटेंशियल है। तो आप कहेंगे कि भारत में ऐसा क्या खास है, तो आपको बता दें कि भारत एक ट्रॉपिकल नेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर पूरे साल बना रहता है। इसी ट्रॉपिकल रीजन की वजह से हर साल करीब 3000 घंटे की सनलाइट इंडिया के हिस्से में आती है। और इस सनलाइट की इंटेंसिटी भी सोलर एनर्जी जनरेशन के लिए काफ़ी बेहतर होती है, क्योंकि इंडिया में 4.7 किलोवाट आवर की एनर्जी
पर स्क्वायर मीटर गिरती है, जिस वजह से करीब एक साल में इंडिया को 5000 ट्रिलियन किलोवाट एनर्जी सन से रिसीव होती है। आज गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट बाकी के राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा समय तक मौजूद रहती है। यही वजह है कि इंडिया ने जब इस सोलर पोटेंशियल को समझा तो इंडिया के सोलर एनर्जी कैपेसिटी में भी एक शार्प ग्रोथ देखने को मिला। आपको बता दें कि 2014 से 2023 के बीच सोलर एनर्जी कैपेसिटी के इंस्टॉलेशन में करीब 30 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है और आज इंडिया की सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 83 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जिस वजह से इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला देश बन गया है। ऐसा कहा जाता है कि देश का सोलर एनर्जी पोटेंशियल करीब 750 गीगावाट है, जिसे अगर भारत अपने फेवर में यूज कर पाता है तो वो दुनिया का लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बन सकता है, जो इंडिया के ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। इंडिया के इसी सोलर एनर्जी पोटेंशियल को देखते हुए बीते कुछ सालों में प्राइवेट कंपनीज ने भी इस सेक्टर में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें अडानी ग्रुप सबसे बड़ा इन्वेस्टर बनकर उभरा है। आपको बता दें कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट एस्टैब्लिश करने की शुरुआत कर दी है, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट को बनाने में करीब $100 मिलियन का बजट स्पेंड होगा, जो इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को और आगे लेकर जाएगा। सोलर एनर्जी के बाद दोस्तों आइए अब बात करते हैं इंडिया की विंड एनर्जी पर। इंडियाज विंड एनर्जी। दोस्तों भारत ने 2030 तक का जो 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट सेट किया है, उसमें से करीब 140 गीगावाट एनर्जी विंड मिल से ही जनरेट करने की बात की गई है और इंडिया ने बीते 2 दशक में विंड एनर्जी जनरेशन के मामले में खुद को दुनिया के सामने साबित भी किया है। आपको बता दें कि साल 2000 तक इंडिया में जहां सिर्फ 1.2 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी विंड एनर्जी से प्रोड्यूस होती थी, तो वहीं 2023 तक की प्रोडक्शन 43 गीगावाट तक पहुंच चुका है और आज इंडिया विंड एनर्जी के मामले में 4th लार्जेस्ट कंट्री बन गया है। लेकिन इंडिया के लिए ये अचीवमेंट सिर्फ एक स्टार्टिंग माइलस्टोन है, क्योंकि फिस्कल ईयर 2024 से गवर्नमेंट हर साल 10 गीगावाट विंड एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाने में लगी हुई है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अकॉर्डिंग इंडिया का टोटल विंड एनर्जी पोटेंशियल 302 गीगावाट है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर इस पोटेंशियल तक इंडिया को ले जाने के लिए लगातार पुश कर रहे हैं। अब अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर इंडिया के विंड एनर्जी जनरेशन का इतना पोटेंशियल क्यों है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है इंडिया की लंबी कोस्ट लाइन, उसकी टोपोग्राफी और यहाँ आने वाले मॉनसून विंड्स, जो गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स को विंड एनर्जी जनरेशन के लिए लीडिंग स्टेट बनाते हैं। अगर आज की बात करें तो इंडिया की विंड एनर्जी कैपेसिटी उसके टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में करीब 34% कंट्रीब्यूट करती है और इंडिया की टोटल एनर्जी जनरेशन में इसका कंट्रीब्यूशन 10% के अराउंड है। इसी से आप ये समझ सकते हैं कि विंड एनर्जी आज के टाइम पर ही इंडिया के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि इंडिया जिस मैसिव ग्रीन एनर्जी जनरेशन का सपना देख रहा है, उसमें सोलर और विंड पूरी तरीके से परफेक्ट बैठते हैं। इसीलिए इंडिया में एक नए सोलर विंड हाइब्रिड पावर प्लांट को भी डेवलप करने पर काम किया जा रहा है, जहां एक ही प्लांट में सोलर पैनल्स के साथ ही साथ विंड मिल्स को भी स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसमें सोलर पैनल्स दिन में जहां सोलर एनर्जी से पावर जनरेट करेंगे, तो वहीं विंड मिल्स रात में चलने वाली हवाओं से पावर जनरेट करेंगी। इस तरह के हाइब्रिड पावर प्लांट्स बिना ज़्यादा स्पेस लिए इंडिया की सोलर और विंड पोटेंशियल को बढ़ाने का काम करेंगे और यही वजह है कि अडानी ने $27.6 बिलियन इंडिया में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करने की बात कही है। और दोस्तों अब सोलर और विंड एनर्जी जैसी ग्रीन एनर्जी सोर्सेज के बाद बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी पोटेंशियल ऑफ इंडिया। दोस्तों आज भारत में 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की मदद से 8.1 गीगावाट की एनर्जी जनरेट की जा रही है, लेकिन इंडिया ने 2030-2031 तक 18 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स स्टैब्लिश करके एडिशनल 13.8 गीगावाट एनर्जी जनरेट करने का टारगेट सेट किया है। साथ ही एक टारगेट ये भी है कि 2047 तक इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी से करीब 100 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। आज के नंबर्स के मुकाबले भले ये टारगेट थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन इंडिया इकलौता ऐसा डेवलपिंग नेशन है जिसका न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिजिनस रहा है और क्योंकि इंडिया में यूरेनियम की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसीलिए जिस इंडिजिनस तरीके को इंडिया ने अडॉप्ट किया है उसमें थोरियम हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में मेन फ्यूल का काम कर रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में थोरियम का बहुत बड़ा रिजर्व अवेलेबल है।
लेकिन थोरियम में न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन के लिए जिस 3 फेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप किया गया था उसे पूरा होने में काफ़ी समय लग गया। पर बीते दिनों जिस तरह से इंडिया ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के प्रोटोटाइप को डेवलप किया है उससे इंडिया का थोरियम के जरिए न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन का सपना हकीकत में बदलने लगा है। इसी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की वजह से ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए अपने ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन को बूस्ट कर सकता है, जिससे आज भले ही इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन उसके टोटल पावर जनरेशन में सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट करता हो, लेकिन अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो 2050 तक ये कंट्रीब्यूशन 25% तक पहुंच सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी के बाद आइए अब एक ऐसे सोर्स की बात करते हैं जिसमें इंडिया तेजी से इन्वेस्ट कर रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये एनर्जी सोर्स इंडिया का फ्यूचर साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की, और आइए अब इसे डिटेल में समझते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इन इंडिया। दोस्तों, अभी तक हमने आपको जिन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बताया उसमें अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को छोड़ दें तो विंड और सोलर एनर्जी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसे स्टोर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन सोर्सेज से मिलने वाली एनर्जी को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टोरेज वाली बैटरी को डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन उनकी भी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनका फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा होता है तो इंडिया की सारी मेहनत बर्बाद होगी। लेकिन इंडिया की इसी मेहनत को बर्बाद होने से बचाता है ग्रीन हाइड्रोजन, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर फ्यूल के रूप में व्हीकल्स में, पावर जनरेशन में और इंडस्ट्रीज में किया जाता है। दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जिसमें किसी भी तरह का कार्बन एमिशन नहीं होता, इसीलिए इसे एक ग्रीन सोर्स की तरह देखा जाता है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरेज की समस्या को कैसे खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको ग्रीन हाइड्रोजन की मेकिंग को समझना पड़ेगा। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन को बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि एक सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है, जिससे हम पानी में मौजूद H2O को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में अलग किया जाता है, जिसके बाद जो हाइड्रोजन हमें मिलता है वही ग्रीन हाइड्रोजन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस हाइड्रोजन का रंग हरा होता है और इसीलिए हम इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि इसे बनाने में कोई कार्बन एमिट नहीं होता। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि जिस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम पानी से हाइड्रोजन अलग कर रहे हैं वो तो कोल से बनती है, तो उसमें तो कार्बन एमिट हुआ ही, फिर क्या सच में इसे ग्रीन कहना सही है? तो दोस्तों, यहीं पर आता है ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, और वो ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए जिस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है वो थर्मल पावर प्लांट से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बल्कि वो रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी के स्टोरेज की जो समस्या हो रही है उसको खत्म करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि एक्सेस रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने की बजाय उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में इस्तेमाल करें। ये प्रोसेस ना सिर्फ हमारी रिन्यूएबल एनर्जी को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने में मदद करेगा, बल्कि हाइड्रोजन के जरिए आने वाले समय में ट्रांसपोर्टेशन से एमिट होने वाला कार्बन भी पूरी तरह से रिड्यूस हो जाएगा। यही वजह है कि ग्रीन हाइड्रोजन को इंडिया का फ्यूचर फ्यूल कहा जा रहा है, जिस वजह से रिलायंस से लेकर अडानी ग्रुप जैसे सारे बड़े बिजनेस हाउसेज ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने भी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को जनवरी 2023 में मंजूरी दे दी है, और इस मिशन का एम है 2030 तक इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन सप्लाई में वर्ल्ड लीडर बनाना, जिसके लिए इंडिया को 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को अचीव करना होगा, और साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन से 125 गीगावाट एनर्जी जनरेशन की कैपेसिटी को हिट करना होगा, जिससे 2030 तक इंडिया का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट $12 बिलियन तक कम हो जाएगा। कंक्लूजन दोस्तों, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इंडिया आज तेजी से खुद को फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज से रीन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जो कि बीते एक दशक में इंडिया में ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन की तरह देखने को मिला है। चाहे वो सोलर एनर्जी जनरेशन हो, विंड एनर्जी जनरेशन हो या न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन, हर सेक्टर में इंडिया ने इस दशक के एंड तक नए टारगेट सेट किए हैं, जिन्हें अचीव करने के लिए तेजी से गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया के लिए एक ऐसा फ्यूचर फ्यूल बनकर सामने आया है जो ना सिर्फ उसके रीन्यूएबल एनर्जी वेस्टेज को कम कर देगा, बल्कि इंडिया की फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी और उससे होने वाली फॉरेक्स लॉस की कमी को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देगा। इस तरह से देखा जाए तो इंडिया शायद इकलौता ऐसा डेवलपिंग नेशन है जो डेवलपमेंट के साथ साथ कार्बन एमिशन को भी पूरी तरीके से खत्म करने पर टारगेट कर रहा है। और दोस्तों, क्या है आपके ओपिनियंस इस पूरे इशू पर? ज़रूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे ऐसे एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।